हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान यांत्रिकी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और विज्ञान भौतिक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के लिए, जड़त्व के नियम के लिए, या संवेग के संरक्षण के नियम के लिए, या ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, न्यूटन की गति का पहला नियम आप देख सकते हैं, ठीक है, जड़त्व के नियम के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा हम की पॉइंट के माध्यम से इसको डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं इनके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था अथवा सरल अवस्था में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि कोई वह बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कैसे? कम काम करने में, या कम बल का प्रयोग करके करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, या उतनी ही कम मात्रा में काम को धीरे धीरे करने में, या उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कैसे। तो देख सकते हैं कि कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम को करने में इसका सहायता करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ बात है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा को काम करने में सहायता करता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या होगी? आप देख सकते हैं ऑप्शन है बढ़ेगी, घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या वह बढ़ेगी, घटेगी, या वायुमंडलीय दबाव पर प्रभाव करेगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस को लेता है, अंदर लेगा, तो तराजू की जो रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ लिखा गया गहरी व्यक्ति की गहरी सांस लेने यानी कि इनहेल, जो अंदर ले रहे हैं सांस को, तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाएगा। ठीक है, देख सकते हैं हम। और 1 लीटर वायु यानी कि 1.225 ग्राम वजनी होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन देख सकते हैं कि 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। ठीक है, हालांकि व्यक्ति की घनत्व में कमी दर्ज होगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन का सिद्धांत, वॉशिंग मशीन कार्य का सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रीय है, अपवहन है, या उत्क्रमण पारसरण है, या फिर विसरण है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन कहने का मतलब होता है एक कार्य का सिद्धांत कैसा है? तो अपकेंद्रीय यानी कि बाहर की ओर उसको फेंक रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और तक की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत, अभिकेंद्रीय कहने के बाद अंदर की ओर, ठीक है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अपकेंद्रीय बल वह कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कपड़ा साफ करने वाला जो वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है, ये सारे के सारे क्या है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करते हैं, जो कि बाहर की ओर फेंकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश
यानी कि राशि सदिश नहीं है, ठीक है, यानी कि नहीं है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि विस्थापन है, बल है, वेग है और आयतन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आयतन की बात, आयतन जो हमारा एक सदिश राशि नहीं है, बल्कि विस्थापन, बल और वेग हमारा सदिश राशि है, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, लिखा गया है कि वे राशियाँ जिनकी व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आगे इसमें लिखा गया, ठीक है, देख सकते हैं कि जैसे बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण, संवेग और आवेग आदि जो हमारा क्या है, ये सब सदिश राशि, ठीक है। जबकि आयतन हमारा क्या है, एक हमारा अदिश राशि है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर केवल सदिश राशि के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि आप ऑप्शन के अनुसार उसको आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग, ठीक है, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी जो कि भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। देख सकते हैं कि वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है और बल है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि पदार्थ के संवेग यानी कि जो मोमेंटम है और वेग के अनुपात को से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्राप्त हमारा होगा, तो द्रव्यमान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु की संवेग कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं हम कि संवेग किसको कहते हैं, द्रव्यमान और उसकी वेग जो गुणनफल होती है उससे हम लोग सब संवेग कहते हैं। और संवेग देख सकते हैं हम कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है, और इसलिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है, संवेग बाई वेग होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में। दोस्तों नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि बल गुणनफल है किसका, ठीक है। ऑप्शन है कि द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि बल गुणनफल है किसकी है, द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बल बातें हुई, ठीक है, देख सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो कि वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। द्रव्यमान उनकी संख्या हो गया और त्वरण जो कि उसकी स्पीड हो गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वो लिखा गया ए फोर्स हो गया और ए मास हो गया और ए हमारा एक्सीलरेटर हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि जैसे ऊर्जा सृजन और विनाश होती है। बी ऑप्शन ऊर्जा का सृजन हो सकता है। सी ऑप्शन ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश होता है। या डी ऑप्शन ऊर्जा का ना सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि देख सकते हैं ऊर्जा का संरक्षण के आशय होता है कि ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे विनाश किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और तरक्की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं वही बातें कही जा रही, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो सृजित हो सकती है और ना ही उसे विनाश हो सकती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाओं की ऊर्जा होती है, ठीक है, यानी कि जो हवाओं की जो हवा होती है उसकी बताइए कि हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थिति होती है, केवल गतिक होती है, विद्युत होती है या फिर स्थिति और गतिक दोनों होती है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हवाओं की जो ऊर्जा होती है कैसी होती है, गतिक होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और तरक्की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि बहती हुई हवा यानी कि विंड में केवल गतिक ऊर्जा होती है, ठीक है। और हवाओं की गतिक ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे कि विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा को कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो देख सकते हैं गतिक ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर विकिरण ऊर्जा। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि वायु शक्ति यानी कि विंड पावर ऊर्जा का देख सकते हैं कि गतिक ऊर्जा जो होता है, गतिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और तरक्की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि बहती वायु से ऊर्जा उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिनके द्वारा वायु की गतिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है।
इस यांत्रिक ऊर्जा को जनतंत्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, देख सकते हैं कि अस्थिरता का जड़त्व है, गति का जड़त्व है, जड़त्व अधूर्ण है, या फिर द्रव्यमान का संरक्षण है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि एक ट्रेन में जैसे ही चलना आरंभ करता है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करता है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसकी स्थिरता का जड़त्व है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं, और इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो कि गाड़ी के संपर्क में है। ठीक है, देख सकते हैं कि यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण से विराम अवस्था में बने रहने का प्रयत्न करता है, और फलतः देख सकते हैं कि यात्री के शरीर के जो ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि एक कथन है कि एक पूर्णतः जो घर्षणहीन पृष्ठ यानी कि जो कंप्लीटली जो फ्रिक्शन लेस सरफेस पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी को गति में ला सकता है। ठीक है, और कारण है कि यदि किसी तंत्र पर कोई वाह बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको कोड के माध्यम से इसे बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही, ठीक है, कि कथन कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षण जो हीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है, और कारण बता रहा है कि यदि किसी तंत्र में कोई वाह बल क्रियाशील नहीं है तो इसका जो संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम बी ऑप्शन की बात करें हम, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, लेकिन जो आर हमारा है यानी कारण जो है जो कि एक स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से इसे देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, बातें हो रही, ठीक है, कि घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति गति नहीं कर सकता है क्योंकि किसी प्रकार की गति की घर्षण की आवश्यक है। ठीक है, देख सकते हैं कि हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है, और सीटी बजाने के लिए व्यक्ति को एक दिशा में हवा छोड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि देख सकते हैं कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बातें हो रही, ठीक है, कि सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरखुदरी होने के कारण से घर्षण बल उत्पन्न होता है, देख सकते हैं, और उसकी सतह खुरखुदरी होने के कारण उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलने और न्यूटन के तृतीय गति के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। और इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि लिखा गया, ठीक है, कि कथन में कि भरी हुई गाड़ी को चलने में उसके चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ठीक है, तो निष्कर्ष बता रहा है कि किसी चलमान वस्तु का भार कम होता है, या बी प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, या सी एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, या अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि कथन में कि भरी हुई गाड़ी यानी कि जो गाड़ी भरा हुआ कार को चलने में उसकी चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देख निष्कर्ष से बातें हो रही, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार गाड़ी चलने के बाद यानी कि सी ऑप्शन जो है एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं कि भरी हुई गाड़ी को चलने में उसका चलयमान रखने के लिए आवश्यक बल अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम लगता है, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बात हो रही है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समातोरण से जा रहा है, ठीक है। तो तेल का जो मुक्त पृष्ठ क्या होगा, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन है कि क्षैतिज बना रहेगा या क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, ठीक है, और क्षैतिज से किसी इस प्रकार से अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, ठीक है, या परवलयी वक्राकार आकार लेगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मान ली कोई तेल से भरा हुआ एक टैंकर है और आगे की ओर जब बढ़ रहा है तो उसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले हिस्से पर अधिक गहराई हो, क्योंकि आग सभी को आगे वो खींच के रखेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख सकते लिखा हो कि समतल सड़क पर समान त्वरण की गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का जो पृष्ठ क्षेत्र क्षैतिज से इस प्रकार से अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, क्योंकि सारे तेल को आगे वो खींच कर रखेगा और जैसे ही वो ब्रेक लगाएगा तो सारा पीछे वापस से आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और ये 15 क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इससे आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार रिविजन करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें। तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।